गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में है हमारा टेस्ट नंबर होगा 8वां, यानी EORO का आपका जो 8वां टेस्ट है वो आज की क्लास में हम करेंगे। इसमें आज आपके हम करेंगे EORO जो का पार्ट बी है उसके अध्याय 4 के क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। और अध्याय 4 में आपके क्या है, नगर पालिका की संपत्ति है। नगर पालिका की संपत्ति के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें धाराएं कौन सी आती है, 67 से 75 आती हैं। यानी इन धाराओं को अच्छे से हमें समझेंगे, याद करेंगे साथ में ही। ठीक है, साथ में ही हम राजस्थान जीके और इंडिया पॉलिटी इनके जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छे से समझकर उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सरकार नगर पालिका से समय समय पर भूमि को पुनर्ग्रहित कर सकती है, यानी वापस ले सकती है। तो इसमें हमें दिया हुआ है, यदि जांच करने पर यह पाया जाए कि ऐसी नगरपालिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबंध किया है, यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अन्यथा उपेक्षित हो, ए वो व बी और इनमें से कोई नहीं। तो हम ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि राज्य सरकार नगरपालिका से समय समय पर भूमि को पुनर्ग्रहित कर सकती है, ये कौन सी धारा में है। तो ये आपकी धारा 68 में है। धारा 68 में दिया हुआ है कि जो नगरपालिका में संपत्ति का अधिकार क्षेत्र होता है, इसमें दिया हुआ है कि नगरपालिका में संपत्ति का अधिकार क्षेत्र है वो होता है। संपत्ति का अधिकार क्षेत्र होता है, यानी संपत्ति का निहित होना। ये किस में दिया हुआ, धारा 68 में दिया है। इसमें क्या दिया है कि जो नगरपालिका है उसको संपत्ति कौन देगा, तो संपत्ति देगा राज्य सरकार। यानी नगरपालिका को जो संपत्ति देगी वो देगी राज्य सरकार। और नगरपालिका इसमें क्या काम करती है, संपत्ति का क्या काम करती है, वो ट्रस्टी के रूप में रहती है। ट्रस्टी के रूप में रहते हैं, यानी जो राज्य सरकार नगरपालिका को जो संपत्ति देगी वो ट्रस्टी के रूप में उसकी देखभाल करेगा, उसका उपयोग करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि समय समय पर जो राज्य सरकार है वो वापस यानी पुनर्ग्रहित कर सकती है, वो किस हिसाब से करेगी। तो वो करेगी, राज्य सरकार वापस ले सकेगी। दो आधार होते हैं इसमें, दो कौन कौन से, एक तो कि नगरपालिका है, नगरपालिका द्वारा कोई कुप्रबंध किया जाता है तो उस आधार पर ले सकती है, कुप्रबंध के आधार पर ले सकती है। और दूसरा इसमें, एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें ये होता है कि लोकहित में कोई जो रिक्वायर्ड हो, लोकहित में कोई भूमि है वो रिक्वायर्ड हो, तो उस हिसाब से भी राज्य सरकार ले सकती है। तो इसमें पुनर्ग्रहित करने के दो होंगे, बेस दो होंगे। एक कुप्रबंधन, अगर नगरपालिका है उसका कुप्रबंध करती है, और दूसरा जो भूमि होएगी वो लोकहित में रिक्वायर्ड हो, तो ये दो आधार होंगे इसके। ठीक है, अब हमने धारा 68 को है अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं, अभी हम ये ऑप्शन पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि जांच करने पर यह पाया जाए कि ऐसी नगरपालिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबंधन किया है, ये बिल्कुल सही है। यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अन्यथा अपेक्षित हो, यानी लोकहित में रिक्वायर्ड हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नगरपालिका ने समय समय पर भूमि को पुनर्ग्रहित किया है, तो अगर नगरपालिका से किसने किया, राज्य सरकार ने। तो अगर नगरपालिका ने कुप्रबंधन किया है या फिर वह लोकहित में अपेक्षित है, तो ये दोनों होंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आपकी धारा 68 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी है वो कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकते हैं, 8 रुपए में, 10 रुपए में, 12 रुपए में और 14 रुपए में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 रुपए में। जो लाभार्थी होंगे वो कितने रुपए में, 8 रुपए में। और जो राज्य सरकार है वो सब्सिडी कितने देती है। अब ये देखिए कि आपके इंदिरा रसोई योजना है, इससे क्वेश्चन किस किस प्रकार पर बन सकते हैं। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के जो साथ में हमें इसका रिवीजन कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन है वो किस प्रकार बन सकते हैं। जैसे आपके इंदिरा रसोई योजना हो गई, इंदिरा रसोई योजना में क्वेश्चन बन सकता है कि लाभार्थी को कितने रुपए में भोजन मिलता है, तो ये मिलता है 8 रुपए में। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो राज्य सरकार है वो इंदिरा रसोई योजना में कितनी सब्सिडी देती है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंदिरा रसोई योजना किस बजट में आई, कब घोषणा हुई और कब से लागू हुई। और 2022-23 में है
2022-23 में है, कितनी रसोई योजना जो आपकी इंदिरा रसोई योजना है इसके अकॉर्डिंग है, वो इसके अंतर्गत है, वो कितनी रसोई है वो बन चुकी है, कितनी है इन्होंने घोषणा की थी, और अब 2023-24 में इन कितनी बनाने की घोषणा की है। और साथ में ही अब इस बजट में, बजट 2023-24 में इन्होंने कहा है कि ये शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी इस योजना को शुरू करने की कोशिश की जाएगी। तो इस एक योजना से इस फॉर्मेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आप ये क्वेश्चन है यानी ये इंदिरा रसोई योजना पढ़ें, रिवीजन करें, तो आप इन टॉपिक को इसमें देखें कि यहाँ ये क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रशासन शहरों के संघ में किस धारा के अनुसार पट्टे जारी किए जा रहे हैं या जारी किए गए। धारा 69 क, 61 क, 68 क और 62 क। तो किस धारा के अकॉर्डिंग है वो पट्टे जारी किए गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 69 क। 69 क में दिया गया है कि जो कुछ भूमियां हैं, भूमियों के अधिकारों के समर्पण को स्वीकृत तथा पूर्ण स्वामित्व पट्टा प्राप्त होएगा। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके पास नगर पालिका के जो अधिकारिता के भीतर जो नगर पालिका द्वारा जारी पट्टे के अलावा अगर कृषि भूमि और है किसी व्यक्ति के पास, तो उसका भी पूर्ण स्वामित्व के साथ है वो पट्टा है वो वितरित किया जाएगा। तो इसमें ये देखिए, जो पीछे 2023 में प्रशासन शहरों के संघ जो अभियान चला था जिसके अकॉर्डिंग है वो नगर पालिका ने पट्टे है वो वितरित किए थे। तो ये उस हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान कब चला था, कब से कब चला था, ग्रामीण क्षेत्र में कब चला था, शहरी क्षेत्र में कब चला था। और इसमें ये देखिए आपके इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी पूछ लिया है कि पट्टे है वो किस धारा के द्वारा जारी किए गए थे। तो ये किए गए थे 69 क के द्वारा। यानी कि नगर पालिका द्वारा जो भी पट्टे होंगे वो अगर नगर पालिका ने जारी किए हैं, उनको दिए हैं, वो तो है ही हैं। उनके अलावा अगर कोई व्यक्ति है उसके पास है वो कृषि भूमि है तो उसके भी पट्टे जारी होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया है, यानी कहाँ किया गया। तो मचकुंड कहाँ पे है, धौलपुर में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, धौलपुर में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भूमि का अनिवार्य अर्जन कौन सी धारा करती है। भूमि का अनिवार्य अर्जन धारा 70, 69, 68 और 76। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि का अर्जन है वो धारा 70 में दिया गया है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि भूमि का जो अनिवार्य अर्जन है वो एक तो कहाँ होता है और एक कौन करता है। तो अगर कहाँ होएगा तो ये नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर होएगा। कौन करता है तो राज्य सरकार है वो नगर पालिका के अनुरोध पर करती है। कौन करता है, भूमि का जो अनिवार्य अर्जन है वो राज्य सरकार करती है। किसके कहने पे करती है, नगर पालिका के। और कहाँ, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आपका बन सकता है, वो क्या बनेगा कि जो आपके भूमि का अनिवार्य अर्जन है वो किस अधिनियम के द्वारा है वो राज्य सरकारें करती है। तो ये करेगी राज्य सरकार द्वारा जो भूमि अर्जन होगा वो होगा अधिनियम 1894। अधिनियम में 1894 के अधीन है वो, 1894 के अधीन भूमि का अर्जन होएगा। अधीन भूमि अर्जन की कार्यवाही अब को होगी कौन से अधिनियम के, अधिनियम 1894। और एक अब आपसे ये पूछ ले कि वर्तमान में कौन से हो रही है। तो वर्तमान में भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम है वो है 2013 है वो लागू है। वर्तमान में कौन सा है, 2013 लागू है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहले कार्यवाही किस में होएगी, 1894 में होएगी। अगर अब पूछ ले कि वर्तमान में जो आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम है वो कौन सा लागू है, तो 2013 लागू है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, धारा 70 में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ है वो कहाँ किया गया था। आमागढ़ लेपर्ड सफारी अजमेर में, बूंदी में, सवाईमाधोपुर में और जयपुर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। इस साइड है वो संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में है वो विषय दिए गए हैं। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में है वो कौन सा विषय है, और उसका फिर हमें कोट दिया हुआ है, वो उसमें से हमें राइट क्लिक करना है। अब हम देखते हैं कि जो ये हमें अनुच्छेद दिए गए हैं तो इनमें से हमें जो जो सही से अच्छे से आता है उसी का मिलान करेंगे। उसके बाद मिलान करने के बाद हमारा है इन ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम अपना है वो आंसर दे देंगे।
तो इन अनुच्छेदों में सबसे ज़्यादा जो हमें याद होता है वो होता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या होता है, ग्राम पंचायत का गठन करना, यानी ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान वो इसमें अनुच्छेद 40 में है। तो ये इसमें ग्राम पंचायत का गठन, यानी ए में तो एक ही हो जाएगा। इन ऑप्शन में देखें तो ए में एक है, वो दो में है, तो आपका बी और डी ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। अब हमारा ए और सी बचा है। बाद में हम बात करें अनुच्छेद 44 की, तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, ये हमें पता है, जो कि भारत में सबसे पहले गोवा में लागू हुई थी। इसमें समान नागरिक संहिता यानी सी में 3 आएगा। सी में 3 आएगा, तो इन दोनों में हम देखें तो सी में 3 है वो ऑप्शन ए में है, यानी आपका सी भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब बात करें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। इस प्रकार से हम क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल राइट। तो आपका ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित है, यानी हमें धाराओं का सही से देखना है कि कौन सा है वो सुमेलित है। धारा 65 में समितियां हैं, धारा 66 में समिति का अध्यक्ष, धारा 68 में वार्डों में विभाजन, धारा 71 में कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमितीकरण और आदि। इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित दिया हुआ है। तो इसमें हम बात करें कि जो समितियां हैं वो आपकी धारा 65 में ना होकर धारा 55 में दी हुई है, जिसमें हमने अच्छे से बात की थी कि एक कार्यपालक समिति होगी, अलग से 10 समितियां और होंगी, तो वो समितियां किस में, धारा 55 में है। समिति का अध्यक्ष की बात करें तो ये आपके धारा 57 में 57 में है, 66 में नहीं है। अब आगे बढ़ते वार्डों में विभाजन, तो वार्डों में विभाजन ये हमारी धारा 9 में है, और वार्डों का निर्धारण पूछ ले तो वो आपकी धारा 10 में है। तो वार्डों में विभाजन किसमें, 9 में है, तो यानी ए बी और सी ये तीनों गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धारा 71 में कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमितीकरण दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो हमें एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे। एक तो ऐसे पूछ सकता है कि धाराओं का सही सुमेलित कौन सी है, असुमेलित कौन सी है, और एक आपसे इस साइड धारा दे देंगे, इस साइड धारा का विवरण दे देंगे, यानी विशेष दे देंगे, और उनमें से आपको मिलान करवाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के आएंगे, तो आपको पूरी धाराएं हैं वो अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध से चलाया जा रहा है, यानी कब से चलाया जा रहा है। 26 नवंबर 2021, 26 अक्टूबर 2021, 26 जनवरी 2022 और 26 अक्टूबर 2020। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर 2020 को है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, नगरपालिका संपत्ति में कितनी धाराओं तक वर्णन किया गया है, यानी नगरपालिका संपत्ति, ये मैंने आपको बताया था कि नगरपालिका संपत्ति है वह कौन सा अध्याय है, ये अध्याय है आपका 4, अध्याय 4 में इसने पूछा है कि नगरपालिका संपत्ति में कितनी धाराओं का वर्णन किया गया, यानी अध्याय 4 है उसमें कौन कौन सी यानी कितनी धाराएं हैं। धारा 67 से 75, धारा 75 से 89, धारा 51 से 66 और धारा 66 से 76। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था 2 क्वेश्चन पीछे कि जो अध्याय 4 है उसमें कितनी धाराएं हैं, धारा 67 से 75 है, इन धाराओं का वर्णन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जो अध्याय है वो अध्याय को एक शॉर्ट में करके आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी कि अध्याय के वार के, जैसे अध्याय 1 से लेकर जो जो हमारे सिलेबस में है, जैसे कई अध्याय वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं, जो जो सिलेबस में है वो और उनके आगे उनकी धाराएं, तो वो मैं आपको रिविजन के तौर पर हर 2-3 दिन में ये डालती रहूँगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है वो कितनी है, यानी राजस्थान में नर्मदा नहर है वो कितने किलोमीटर तक आती है। 64, 74 किलोमीटर, 84 किलोमीटर और 94 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74 किलोमीटर। राजस्थान में नर्मदा नहर है तो इससे नर्मदा नदी से यानी नर्मदा नहर से जो सिंचाई होती है वो कितने क्षेत्र में, 74 में किलोमीटर तक ये लंबी नहर है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए,
पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस चीज के अकॉर्डिंग राज्य की जो नीति निर्देशक है वो आपके मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आपके परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार है वो परिवर्तनीय है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया? कौन सी योजना? पीएम वाणी योजना। कौन से जिले में? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतापगढ़। जो राजस्थान में जो पीएम वाणी योजना है उसका शुभारंभ है वो प्रतापगढ़ से हुआ था। अब आप कमेंट करके नीचे बताइए कि पीएम वाणी योजना है वो किस चीज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, यह धारणा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होता है, मतलब किस धारणा के अकॉर्डिंग होता है? संविधान की प्रस्तावना द्वारा, मौलिक अधिकारों द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा और मौलिक कर्तव्यों के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भारत एक कल्याणकारी राज्य है ये दर्शाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवाद सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित है? यानी जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है जिनमें हमें लगता है कि ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, इनमें से हमें बताना है। तो हमें एक पता है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों से ज्यादा संबंधित थे। तो इसमें से कौन सा होगा? एक तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना ये, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये दोनों होंगे। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा केवल 2 और 3, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम उन सभी का बात कर लेते हैं जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनमें गांधी सिद्धांत को प्रतिबंधित किया गया था। इसमें तो 2 ही दिए हुए हैं, बाकी अगर हो सके कि आगे आपके एग्जाम में और आ जाए इनके अलावा तो हमारे नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से हैं उन सभी पर हमें बात कर लेते हैं। अब देखिए, एक तो इसी में जैसे हमने देख लिया कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना, तो ये किस में है? ये आपके अनुच्छेद 40 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो अनुच्छेद 40 में है। इसमें भी गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा कि जो दुर्बल वर्ग थे, दुर्बल वर्गों की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए और उनके अर्थ संबंधी जो हितों की अभिवृद्धि हो, तो दुर्बल वर्गों के लिए ये दिया हुआ था अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 46 में। तीसरा जो हमने अभी देखा इसी क्वेश्चन में कि गांव में कुटीर उद्योगों, गांव में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, तो ये किस में दिया हुआ है? ये अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। एक ये हो गया। दूसरा कि पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना, किसको? पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये भी आपने गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है या प्रतिबंधित करता है। तो ये किस अनुच्छेद में है? ये आपके अनुच्छेद 47 में है, अनुच्छेद 47 में है। एक जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन संगठन जो कि हमने किस में, कौन से अनुच्छेद में पढ़ा था? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48। एक इसमें होता है कि जो पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव से जीवों की रक्षा करना, वो होएगा आपका अनुच्छेद 48 क में। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये आपके अनुच्छेद 49 में होएगा। और लास्ट आपका होता है कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये आपके अनुच्छेद 50 में होएगा। ये जो अनुच्छेद 50 है आपके लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अब देखिए, गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करने वाले कितने प्रावधान मैंने आपको बता दिए। पहले ग्राम पंचायतों का गठन यानी स्थापना अनुच्छेद 40 में। दूसरा दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करना अनुच्छेद 46 में। तीसरा कुटीर उद्योगों की स्थापना अनुच्छेद 43 में।
और चौथा, पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना 47 में। कृषि और पशुपालन संगठन ये 48 में। आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनकी रक्षा करना, उनका संरक्षण करना 49 में। और पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करना 48 क में। और आखिरी आपका है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो ये जितने भी अनुच्छेद मैंने बताए हैं काफी इंपॉर्टेंट है इनको, क्योंकि ये गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करते हैं तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गए और इनमें इनका जिक्र है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा, शामिल नहीं है। अश्वगंधा, मूसली, गिलोय और कालमेघ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूसली। मूसली है वो इस योजना में सम्मिलित नहीं है। आपको अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ ये पौधे दिए जाएंगे। तो अब आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि घर घर राजस्थान में घर घर औषधि योजना है वो कब से प्रारंभ की गई और सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये आप कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत और चुनाव आयोग अधिनियम। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 है वो किस में आता है? नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध है वो किस नदी पर स्थित है? और आपको ये भी बताना है कि मेजा बांध है वो किस जिले में है। तो मेजा बांध है कोठारी, माही, बनास और कांतली। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है जो कि आपके भीलवाड़ा में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य किस उद्देश्य से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो कब प्रारंभ की गई? 10 मार्च 2019, 1 फरवरी 2019, 10 मार्च 2020, 1 फरवरी 2020। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई। अब देखिए मैं आपके लिए जो भी योजना लेके आती हूँ उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी प्रकार अगर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये योजना है वो कब से प्रारंभ की गई? 1 फरवरी 2019 से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस योजना का नाम परिवर्तित करके है इसको स्टार्ट किया गया, या फिर इसमें है वो छात्राओं को कितने रुपए दिए जाते हैं, छात्रों को कितने रुपए दिए जाते हैं और किस बजट में है जो इनके हैं इंक्रीज किए गए थे। जैसे अभी जो छात्राएं हैं उनको 45 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं, तो पहले ये कितने दिए जाते थे, यानी कितने रुपए इंक्रीज किए गए हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस एक योजना से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आप इनका रिविजन करें तो आपका माइंड उसी चीज पे जाके अटके कि हाँ ये क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बन सकता है, ये हमारे लिए टॉपिक में से ये चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इसे अच्छे से याद करना है। यही मेरा मकसद है कि मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, साथ में उनको मैं सॉल्व करवाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकते हैं ताकि आप रिवीजन करें तो आपको वो जो टॉपिक में वो पॉइंट है वो क्लियर से आपको दिखे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार है वो लिया गया, यानी कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के सिद्धांत से और ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, आयरलैंड के सिद्धांत से है वो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान है उसमें कई चीजें हैं जो हमें दूसरे देशों के संविधान से ली गई है, तो उनसे भी काफी बार क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कनाडा से कौन सा लिया गया है, यूएसए से कौन सा लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सभी आपको है वो याद होने चाहिए कि इनसे कौन कौन से है वो हमारे संविधान में लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन है वो गलत है, हमें गलत देखना है। इस योजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। नहर कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, जो यानी नहर की जो कल्पना है वो किसने की थी, शार्दुल सिंह ने की थी, और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है। मेरे को तो इसमें सारे ही गलत लग रही हैं। हाँ, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर किया गया, ये गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 9 लिफ्ट नहर नहीं है, 7 है। नहर कल्पना शार्दुल सिंह ने नहीं की थी और हरियाणा से ये गुजरती है। तो आपके सारे ही ऑप्शन गलत है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आपका जब कोई भी एग्जाम पीछे का उठा के देख लें कि उनमें है वो इंदिरा गांधी नहर से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, चाहे वो किसी फॉर्मेशन में बना हुआ हो। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से याद रखनी है कि इसमें कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं, ये कहाँ से कहाँ तक आती है, और इनकी जो लिफ्ट नहरें हैं उनका भी नाम याद होना चाहिए। पुराना नाम क्या था, अब वाला नाम क्या है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा मूल अधिकार है? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, और वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार है वो आपके राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा बांध और जिला है वो सही सुमेलित नहीं है? गोसूडा बांध चित्तौड़गढ़ में, हिंगानिया बांध जयपुर में, मोरा सागर बांध है वो टोंक में, और आपका पांचना बांध है करौली में। कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो आपकी गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में राइट है, हिंगानिया बांध जयपुर में, और पांचना बांध है करौली में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है वो आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिनियम में नहीं है? मिसा, एंटी डोवरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। तो इनमें से कौन सा है जो आपके सामाजिक अधिनियम में नहीं आता? तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन ए, मिसा है वो आपके सामाजिक अधिनियम में नहीं आता। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है वो कब प्रारंभ की गई थी? 17 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2018 और 18 दिसंबर 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान के कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है वो प्रारंभ की गई थी। तो ये मैंने आपको 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, साथ में मैंने आपको याद करवाने की भी कोशिश की है कि आपको साथ साथ में याद हो जाए। साथ में मैंने ये भी कोशिश की है कि आपको पता चले कि किस टॉपिक से कौन सा जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।